चिंतक है, एक विचारक है, एक समाजशास्त्री भी है, शिक्षा शास्त्री भी है, साहित्यकार भी है और बिल्कुल आधुनिकतम जीवन संदर्भों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, बिल्कुल अपडेट और करंट और वैश्विक जीवन संदर्भों से। भारतीय या उत्तर प्रदेश की बात, मैं पूरी दुनिया स्तर की बात और दावे के साथ डंके की चोट पर मैं इसको कह रहा हूँ, इसमें कोई प्रशंसा या अत्युक्ति जैसी बात नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति तो हमारे बीच में है, डॉक्टर गिरीश नारायण पांडे जी। आपको पूर्व प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर आयकर उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं। एक बार आपकी किताब मिली थी महाविद्यालय की लाइब्रेरी में, कुछ किताबें आपकी हैं, जीवोक्रेसी, मुझे याद है, उसकी मैंने कुछ समीक्षा भी पत्र शैली में लिख करके सर को भेजी थी। सर ने बहुत ही उसको पसंद किया था और मिलने की, मुखातिब होने की, परस्पर होने की एक का वादा भी हमने किया था। और आज ये संयोग है कि आप एक लंबे 10-12 साल के अरसे के बाद हम उनके बीच में हैं, बड़ी खुशी है। तो मैं अनेक किताबें आप लिखी हैं, ज्ञान, मैं तो फिर वही बात कहूंगा कि प्रशासनिक सेवा की भाग दौड़ भाग से इतने व्यस्त और इतनी लथार्थी जिंदगी जीते हुए कोई व्यक्ति इतना मौलिक चिंतक कैसे हो सकता है, इतना समय समर्पण कैसे दे सकता है समाज को, देश को, साहित्य को, यह आपसे कोई सीखे। मैं बहुत ज्यादा प्रशंसा सबकी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास शब्द भी नहीं है। मैं सीधे मुखातिब कराऊंगा आपको सर से, आप आएंगे और हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे। आएंगे डॉक्टर साहब, गुरुजी, जी एक औपचारिकता होती है बीच में श्रीमान जी के कमरों में पत्र पुष्प समर्पण का डॉक्टर साहब को हमारे कॉलेज प्रबंधक श्री शशि प्रकाश सिंह जी अपने कमरों से सर को अंगवस्त्र अर्पित करेंगे। अब बिना किसी औपचारिकता के सीधे मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ सबको यहाँ बुलाने का, आप हैं, हम लोगों को अपने आशीर्वादों से नवाजें। आदरणीय डॉक्टर गिरीश नारायण। प्रिय भाई शशि प्रकाश जी, डॉक्टर शिवदत्त चतुर्वेदी जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी और अतुल कुमार जी और प्यारे बच्चों, आपके बीच आकर के जब भी बच्चों के बीच जाता हूं तो मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। और जीवन का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि हम कुछ भी हो जाएं, जिंदगी में जो हमारे उद्देश्य हैं पूरे हो जाए, जिस भी स्थिति में पहुंच जाएं, जिस भी प्रोफेशन में पहुंच जाएं, जो भी अचीवमेंट्स हों, लेकिन अगर हम अपने को एक स्टूडेंट मानते हैं, विद्यार्थी मानते हैं, तो वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, अंतिम क्षमता। कुछ भी बनो लेकिन अंत तक विद्यार्थी बने रहना है। और जो व्यक्ति विद्यार्थी बना रहता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें हमेशा विद्यार्थी बने रहना। समय आधे घंटे ही है और बातें होती रहे तो 3-4-5 घंटे या 2-4 दिन चल सकते हैं। तो इसलिए मैं सबसे संक्षेप में हर लाइन में कुछ बच्चों से जानना चाहूंगा कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो।
जहां खड़े हो वहीं बस बोलते जाओ। तो माइक दे दीजिएगा आनंद। अगर माइक दे दीजिए तो और अच्छा। लेकिन एक चीज है, मेरे पास एक जादू है कि जो तुम बोलोगे वो सच हो जाएगा, तो इसलिए बहुत सोच के बोलना। चलिए हाथ ऊपर कीजिएगा। वहां माइक पहुंचा दिया जाएगा। कौन है? बैठो मत भाई, बताओ। मैं आप विद्यार्थी हो? कोई XYZ? हाँ चलिए, गुड। सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। ताली बजाओ। और जब कोई नया प्रोफेशन कहे तब जरूर ताली बजाओ, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कोई और नया? अपना परिचय भी दीजिएगा। हाँ सर मैं नेहा यादव फूलपुर। चलो बेटा, तुम्हारी आवाज आ रही है। बढ़िया। हाँ फूलपुर हम टीचर बनना चाहते हैं। वेरी गुड। मैं मिलिट्री आर्मी में जाना चाहती एक बार फिर रिपीट करो। हूँ। मिलिट्री आर्मी। मिलिट्री आर्मी। मैं प्रियांशी यादव, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। जल्दी जल्दी बता दो। मैं अंजलि यादव, मैं सर प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। प्रोफेसर। सर मैं विजय सिन्हा BSc थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। हाय सर, मेरा नाम सलीम है। राहुल शर्मा, बाबू अम्बेडकर नगर, सभी प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। सर मेरा नाम सलीम हो गया, बागों का रहने वाला हूँ। आई एम डॉक्टर। उसने तो गलत नहीं कहा, ही इज ए डॉक्टर। मैंने कहा ना जो तुम कह रहे हो बनने वाले हो, लेकिन उसके लिए क्या जादू है अभी मैं बताऊंगा। वो जादू करना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं बन पाए तो मेरे ऊपर केस भी कर देना, मैं गारंटी दूंगा। तो उसने सही बात कही, कॉन्फिडेंस आ गया कि आया हूं। रोली यादव, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या बस रोली यादव, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। कुछ डिफरेंट जिसके मन में हो वो हाथ उठाए। जो प्रोफेशंस बताए जा चुके हैं उससे अलग। अरे तुम लोग साइंटिस्ट नहीं कोई बनना चाहते? साइंटिस्ट बनो। मैं साक्षी यादव, मैं मीडिया में काम करना चाहती हूँ। वेरी गुड। मीडिया में अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है। My name is Sani and I am a good businessman. सर माय नेम इज श्वेता शर्मा, मैं एक एंकर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड। और कोई? चलो अगली बार आएंगे, तब तक तुम लोग सोच के रखना, सबसे पूछें। आज एक उसकी बानगी आई, तो जो जो तुम कह रहे हो वो सब सच होने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले कुछ और बातें हो जाए। तुम लोगों ने किताब पढ़ी है तो चांद? कोई बच्चा बताएगा? माइक दे दीजिए। तो चांद में क्या है? माइक अभी बच्चों के लिए रखिए, बातचीत हो रही है। कौन? हाँ, कोई बच्चा कौन बताएगा? आपका तो चांद किताब में क्या है, या उसकी क्या खासियत है? कोई बच्चा? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। तुमने नाम सुना है, ये बहुत अच्छी बात है। तो चांद किताब में एक, जैसे आपने
टीचर्स हैं यहाँ पर। एक क्या है ये जापान की तो जानने के लिए पढ़ाई के वगैरह जो रेल के डिब्बे में पढ़ाई की मतलब पढ़ाई के सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, बाकी ये एकदम नहीं है और इनकी मतलब कि अपनी बॉडी से पूरा सही भी नहीं थी, इनके पास मतलब पैर वगैरह की जो थी खराबियां थी, फिर भी एक मतलब इनके साथ गाड़ी के होते हुए भी इन्होंने इतना हार्ड मतलब अपना प्रोसेस किया कि जिससे इन्होंने एक मतलब एक कंट्री लेवल का मतलब वर्ल्ड लेवल का विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। बहुत बढ़िया। उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है, तो जानते थे आप, एक टीचर जैसे आपके टीचर्स हैं, उनकी बायोग्राफी, उनका जीवनी एक उनकी स्टूडेंट लिखती है, एक लड़की, और वो टीचर कैसा है, जापान का किस्सा है, सारे रिजेक्टेड बच्चों को समाज में पढ़ाता है, बहुत वेल ऑफ बच्चों के नहीं, या जिनके पिता डोनेशन दे सकते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं, उसके पास कोई ज्यादा संसाधन भी नहीं है, कभी ट्रेन की डिस्कारेज होगी नहीं, कभी पेड़ के नीचे पढ़ाता है। तुम्हारी जानकारी के लिए ये भी बताते हैं कि मैं दर्जा 5 तक बेसिक प्राइमरी पाठशाला में गांव में पढ़ के आया हूँ, जहां पर पूरा झोला लेकर आम के पेड़ के नीचे, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, बरसात में गली से स्कूल जाना होता था और नंगे पैर आदमी और जानवर सबके पहले से गुजरते हुए, लेकिन मेरे अंदर वह बच्चा अभी भी जिंदा है, बोरा झोला लेकर स्कूल जाते हुए, और वो मुझे शक्ति देता है। जब बरसात होती थी, एकाएक पानी बरसने लगा स्कूल में है, तो सब दौड़ करके पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे खड़े हो जाने की कोशिश करते थे, सबसे पहले जो तने के पास खड़ा हो जाएगा वो कम भीगेगा, और जो दूर होगा उसके भीगने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। और दर्जा 4 और 5 में मास्टर साहब का श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड और कुर्सी हम ही लोग लाते ले जाते थे, क्योंकि जब स्कूल में बिल्डिंग नहीं है तो वो कहाँ रखी जाएगी। तो उस तरह के बच्चों को वो पढ़ाता है, और रिजेक्टेड इस तरह से जिनका दूसरे स्कूलों में दाखिला नहीं होता, या दूसरे स्कूलों से निकाल दिए जाते हैं, या ये तो ऐसा अच्छा स्कूल है कि सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, शहरों के बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं कि अगर उसमें 9th में 11th में आपके नंबर कम आने लगे तो उन्हें स्कूल से निकाल देते हैं, हमारा 10th या 12th का रिजल्ट खराब हो जाएगा। ऐसे रिजेक्टेड बच्चों को भी, या जिनके माता पिता गरीब हैं, नहीं एडमिशन दिला सकते, या जो बच्चे विकलांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, सब रिजेक्टेड बच्चों को वह टीचर पढ़ाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस स्कूल से निकले हुए सब के सब बच्चे जापान की टॉप मोस्ट पोजीशंस पर पहुंचते हैं, एक भी बच्चा फेल नहीं रहता। फेल तो बहुत अच्छे से अच्छे बच्चों से ऊपर पहुंच जाते हैं, सब के सब टॉप मोस्ट पोजीशंस पर पहुंचते हैं। तो वही मैं शशि प्रकाश जी से कह रहा था फोन से कि मैं चाहता हूं कि आपकी ये पूरे परिसर के जो 22,000 बच्चे हैं, वो सब हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचे। तो कोई असंभव नहीं है, लेकिन हमको बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों को अपने अंदर की शक्तियां पहचाननी होगी। तुम में जितने लोग यहाँ बैठे हो, ईश्वर ने हर बच्चे को अद्वितीय बनाया है, विलक्षण बनाया है, तुम्हारे जैसा और किसी को बनाया ही नहीं। हर एक यूनिक हो, हर एक दूसरा कोई नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं अक्सर न तुम पहचान पाते हो, न सिस्टम पहचान पाता है, न टीचर्स पहचान पाते हैं, न पेरेंट्स पहचान पाते हैं। तुम्हारे अंदर शक्ति किसी और दिशा में है, और तुम्हें जब दूसरी दिशा में खींचा जाए तो उस द्वंद्व में तुम्हारा परफॉर्मेंस कम हो जाता है। अगर तुम्हें मैथमेटिक्स का टैलेंट नहीं है और कोई टैलेंट हो, जबरदस्ती तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, उसमें इम्तिहान लिया जाए, और अगर तुम उसमें फेल हो जाते हो तो तुम नहीं फेल हो, तुम उस एग्जाम में फेल हुए हो, और तुम्हें जबरदस्ती वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला सिस्टम फेल हुआ है, ना कि तुम। कोई बच्चा फेल नहीं होता, सिस्टम फेल होता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल होता है। तो इसलिए, और वो टीचर यही करता था, बच्चों में जो क्षमताएं हैं उनको पहचानता था, उन्हीं को उभारता था। यही काम शिक्षा व्यवस्था का है, और हम चाहते हैं कि तुम लोगों की जो आंतरिक शक्तियां हैं
उन्हें पहचानी जाए और उसे आगे ले जाया जाए। चांस की बात है, इंसिडेंटल हो गया कि मैं जब 2006 में गांव से शहर आया गोरखपुर, वहां पर भाई साहब बैंक में थे, उनको डायरिया मिलती थी, छोटी भी बड़ी भी। तो छोटी डायरिया, बड़ी डायरिया अपने लिए रख लेते थे, छोटी छोटी डायरिया इतनी बड़ी वो मुझे देते थे। उसमें मैंने लिखना शुरू किया। पहले घटनाएं आई, फिर विचार आए। 9th 10th तक वो 6 से लेकर के और आज तक की सारी डायरिया मेरी सबसे बड़ी निधि है और रखी हुई है मेरे पास। वो मुझे शक्ति देती है। उन डायरियों में मैं जब पहले पलट के देखता हूँ तो देखता हूँ कि कैसे कैसे मेरा विकास हुआ है, विचारों का विकास, अपने अंदर झांकने की कोशिश, अपनी शक्तियों को टटोलने की कोशिश। जितना मेरा लेखन है, जो कुछ आपने बताया, उसका वही उन्हीं डायरियों से उभरा है। धरती की चिंता, देश की चिंता, गांव की चिंता, परिवार की चिंता, समाज की चिंता, सारी व्यवस्थाएं। और जितना मैंने उसमें अगर मैंने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया है तो अपने को, क्योंकि मैंने आज इतना सोचा, नहीं पढ़ पाया, मैं जल्दी सो गया, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए था, मैं केयरलेस होता जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई का शेड्यूल जो बना था उसके हिसाब से नहीं कर पा रहा हूँ। अपने को इतना क्रिटिसाइज किया है, इतना कंडेम किया है कि उससे ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता। शायद मेरी डायरियों को पढ़े तो उसे समझने के लिए गिरीश बन के पढ़ना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएगा। तो लेकिन उस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में मैंने अपनी शक्तियों को टटोलने की कोशिश की कि कहाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ और उन दिशाओं में कहाँ मुझे जाना चाहिए। तो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए। अगर सिस्टम या पेरेंट या आपके टीचर्स आपकी क्षमताओं को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप खुद पहचानने की कोशिश करिए। उसमें डायरी राइटिंग बहुत हेल्पफुल होगी। आप खुल करके, जैसे अपने से संवाद कर रहे हैं, संकोच मत करिए। जो भी विचार आए लिख डालिए, जो भी प्लान आए लिख डालिए, एकदम बेफिक्र होकर के। और फिर वो डायरियां आपको तो चांद के उस टीचर के स्टूडेंट्स की तरह से आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी। तो एक तो अपने कैरियर की तलाश में भी वो मदद करेंगी। तो चांद का वो टीचर जो सारे रिजेक्टेड बच्चों को जापान की टॉपमोस्ट पोजीशन पे पहुंचा सकता है, तो आप यहाँ इतने अच्छे कॉलेज में हैं, आपके सारे सपने सच होंगे, लेकिन आपको लगातार अपने को टटोलना होगा और मेहनत करना होगा। और एक दूसरा सूत्र जो आपकी सफलता को सुनिश्चित कर देगा वो एक छोटी सी लोक कथा है, उसके माध्यम से होगा, जिसकी वजह से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। वो लोक कथा मैं इसके बाद आपको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन ये तो चांद किताब अगर आपको मिले तो जरूर पढ़िएगा, नेट पर भी अवेलेबल होगा। और ये टीचर्स को भी पढ़ना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, पेरेंट्स को भी पढ़ना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स जिन्होंने तो चांद किताब पढ़ी, बच्चों के और उनके रिलेशन सुधर गए। तो पहले मैं अपनी किताबें जितना बांटता था उतना तो चांद खरीद करके बांटता था 1980s से, जब ये 5-6 रुपए की पायरेटेड मिलता था डेली में किसी तरह से। अब तो दुनिया की सारी भाषाओं में, और जो बच्चे टॉप पोजीशंस पे गए हैं वो सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। वो अगर गेम भी हैंडीकैप बच्चों के लिए गेम भी अगर वो बनाता था तो ऐसे गेम्स वो डिवाइस करता था कि वही बच्चे कर सकें जो हैंडीकैप हैं। नॉर्मल बच्चों को उसको करने में दिक्कत हो, तो हैंडीकैप बच्चों में वो इंफीरियरिटी की फीलिंग नहीं लाने देना चाहता था। वो ऐसे गेम्स बनाता जिसमें कि उसे खुद कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं जेन्युइनली आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे कोई प्रमोट नहीं किया जा रहा है या मेरे लिए कोई रूल्स रिलैक्स नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए उनकी अलग कैटेगरी बना करके उनको इंफीरियरिटी नहीं करना चाहता था, सबको साथ ले करके एक्सीलेंट, मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और हर बच्चा अद्वितीय है, विलक्षण है। इस पर अथर्ववेद का एक मंत्र है, वो भी हमेशा ध्यान रखिए। जीवन में संपूर्णता से सब कुछ देखने के लिए वो बहुत काम आएगा। अमंत्रम अक्षरो नास्ति न अपि मूलम न औषधम न अपि कोऽपि अयोग्यो पुरुषः योजकः तत्र दुर्लभः। इस धरती पर कोई ऐसी ध्वनि या कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसका मंत्र न बनाया जा सके। अमंत्रम अक्षरो नास्ति। अगर आप उदाहरण चाहते हैं तो राम तो मंत्र है ही,
मरा मरा भी मंत्र बन जाता है, मालूम बड़ा। तो असली चीज क्या है? हर ध्वनि मंत्र बन सकती है। असली चीज है उस ध्वनि के साथ आपका कौन सा भाव जुड़ा हुआ है। अगर राम कहने में भी वही भाव जुड़ा है और मरा कहने में भी वही भाव जुड़ा है तो वह असर करता है, वही असर करता है। यहाँ पर एक चीज और आपको जान लेना चाहिए कि मंत्र क्या है और तंत्र क्या है। तमाम लोग भटकाएंगे आपको कि ये मंत्र है, इसका ये असर होता है, और ये तंत्र है, ये होता है। बड़ी सीधी सी बात है। आप लोग जो कुछ शिक्षा में बताया जाना चाहिए वो बिल्कुल साइंटिफिक होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो मन पर असर करे वो मंत्र है और जो तन पर असर करे वो तंत्र है, और कुछ नहीं है। अब मन पर क्या असर करेगा? जो आप पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे तभी भाव उपजेगा और असर होगा। अगर किसी पंडित जी से आपने कोई कुछ मंत्र पढ़ा दिया तो उसका असर होगा? आप खुद उसको आत्मसात करेंगे और जब आप आत्मसात करेंगे तभी असर होगा। तो अमंत्रम अक्षरो नास्ति। यहीं पर एक चीज और बता दें कि धर्मों के आधार पर जो लड़ाइयां कराई जाती हैं वो कितनी कृत्रिम है। अगर भाव के साथ समझा जाए तो वही कोई लड़ाई की जरूरत ही नहीं है। फिर हम उस सनातन संस्कृति तक पहुंच जाते हैं जहां पूरा धरती एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। हम उस उद्देश्य के लिए काम करने लगते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण है गायत्री मंत्र, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जो सेल्फ मोटिवेशन, हमें शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करो। इसका हिंदी अनुवाद मैंने नेहर किताबों में लिखा है। ओम सर्वरक्षक परमात्मा, सुख स्वरूप है दुख विनाशक, उपासना योग्य प्राण प्रिय, वह जनक प्रेरक प्रकाशक। ध्यान करें उस तेज का जो है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप, करे हमारी बुद्धियों को प्रेरित शुभ कार्यों के रूप। हमें शुभ कार्यों का रूप प्रेरित करे। जब हम ये कहते हैं तो वो विराट ब्रह्मांड में ये गूंज तो होती ही है, हमारे अंदर भी गूंज होती है और हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन होता है कि हम शुभ कार्य करें। दरअसल हमारे अंदर भी एक परमात्मा बैठा हुआ है और वो हमें सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आश्चर्य तब हुआ कि हमारी किताब पढ़ करके एक मोहम्मद याकूब अंसारी साहब जो पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद के मेंबर थे, उनके सामने एक मेंबर रहते थे जो हमारी किताब उन्होंने उनको दी। तो वह अगले दिन मैं इलाहाबाद में एडिशनल कमिश्नर था, मुझसे प्रोटोकॉल में बहुत नीचे था, मुझसे मिलने चले आए और उन्होंने कहा गिरीश बिना तुमसे मिले मुझे रहा नहीं गया। जो तुमने गायत्री मंत्र का हिंदी रूपांतर लिखा है, हमारे कुरान शरीफ का जो ओपनिंग वर्सेस हैं सूरह फातिहा, अगर उस अरबी का हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाए तो यही हो जाता है जो तुमने लिखा। इसका सूरह फातिहा का हिंदी ट्रांसलेशन भी वही है, गायत्री मंत्र का भी हिंदी ट्रांसलेशन वही है। तो जो वैश्विक कल्याण की बात है वो हर धर्म में एक है। हर धर्म की ओरिजिन वहीं से हुई है और हर धर्म की ओरिजिन क्या है कि जो संपूर्णता है, जो एग्जिस्टेंस है, वो एक विराट जीवंत शरीर है और हम सब उसके जीवंत अंग हैं। इसलिए सब जुड़े हुए हैं। कण में जो परमात्मा दिखता है क्योंकि हर कण उसी का अंग है। जब वह एहसास होने लगता है तो फिर सब कुछ बदलने लगता है और हम जीवन को, सच्चाई को सही अर्थों में समझने की कोशिश करते हैं। और विज्ञान क्या है? लोग कहते हैं कि विज्ञान मतलब ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि इस पर ऐसे लिखा है कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान। विज्ञान क्या है? सत्य की तलाश। और धर्म का ये अर्थ काम वही है, सत्य की तलाश। लेकिन हम ऐसे क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि हम विज्ञान को तकनीक समझ बैठते हैं। टेक्नोलॉजी दूसरी चीज है, विज्ञान दूसरी चीज है। विज्ञान केवल सत्य की तलाश है और कुछ नहीं है। तो बात वहां से थी कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति, कोई ऐसी ध्वनि है ही नहीं जिसका मंत्र न बनाया जा सके। ना अपि मूलम न औषधम, कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसकी और जिसमें औषधीय गुण ना हो। न अपि कोअपि अयोग्यो पुरुष है,
इस धरती पर कोई व्यक्ति अयोग्य है ही नहीं। ईश्वर ने किसी व्यक्ति को अयोग्य बनाया ही नहीं, और फिर बच्चे कैसे अयोग्य हो सकते हैं? हर बच्चा शक्तिशाली है, अद्वितीय है, उसके अंदर अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं। उसको सही तरीके से प्रमोट करने की, निकालने की जरूरत है, या तो व्यवस्था निकाले या वो खुद अपने को टटोले। इस पर बहुत सारी और चर्चाएं मेरी ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स की एक सीरीज है, जिसको मैं डालता रहता हूँ तमाम सारे ग्रुप्स पे। उसको जरूर यूट्यूब पे देखिएगा, उसमें जिसको और ज्यादा इंटरेस्ट हो। तो हम सबको उस दिशा में ले जाना है। अमंत्रम अक्षरो नास्ति न मूलम औषधम न अपि कोऽपि अयोग्य पुरुष योजना तत्र दुर्लभ। एक ऐसा योजना का जो सब चीज को समझ करके सही स्थान पर उनको रखे, ऐसा योजनाकार दुर्लभ है। तो वो तोतो चांद का वो टीचर, वो ऐसा योजनाकार था। हमारे शशि प्रकाश जी और इनका परिवार ये ऐसा वो योजनाकार है कि इस जंगल में मंगल किए हुए हैं, इतना अच्छा यहाँ इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं। और इसीलिए मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि मैंने कहा कि मैं आपके कॉलेज से जी जान से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ यहाँ का हर बच्चा, उसमें जो छोटा सा जिस दिन 22,000 बच्चे वह गूंज पूरे देश में, पूरी दुनिया में करेंगे, तो सोचिए देश और दुनिया कैसे हो जाएगी। इसमें एक चीज और कहना है, उस तो चांद वाले वो कहानी पे आए, उसके लिए जरूरी है कि वो किताब, वो टीचर, उसकी वो शिक्षा बहुत अच्छी लगी। और सबसे पहले मेरी हिंदी में शिक्षा पर किताब आई, तख्ती अक्षर, जिसका हिंदुस्तान की तमाम भाषाओं में अनुवाद हुआ, गुजराती में, इंग्लिश में, तमिल में, तेलुगु में, होलिस्टिक एजुकेशन के नाम से इंग्लिश में। और मैं शुरुआत से ही मानता रहा 80s तक, जब तक ये किताब आई, कि अगर शिक्षा अच्छी दे दी जाए या शिक्षा में अच्छी क्रांति हो जाए, तो बच्चे पूरे देश को, व्यवस्था को सब बदल सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छी शिक्षा सबको बदल सकती है। इसमें फर्म डिटरमाइन था, और उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंटल स्कूल भी खोले, शिक्षण संस्थाओं से हमेशा जुड़ा भी रहा। सैटरडे को हमारे यहाँ सरकारी छुट्टियां होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो सैटरडे को मैं जहाँ भी पोस्टेड रहा स्कूलों में जा जाके बच्चों को पढ़ाता रहा। और जहाँ भी कोई टीचर नहीं आए, जो भी खाली क्लास है, वहां जाकर के वो सब्जेक्ट और वहां चर्चाएं होती नहीं। लेकिन जो हमने एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स खोले, और बाद में और लोगों ने जो प्रयोग किए शिक्षा में, उन सबको कमजोर हो जाते देखा। शशि प्रकाश जी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, इनका प्रयास कमजोर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आगे भी चर्चा हो रही, तो रुकावटें आती हैं, रुकावटें डाली जाती हैं, लोगों को इसको भी दबाने की कोशिश होती है। और बहुत सारे जो इतने सशक्त, जो ग्रो नहीं कर पाते, जैसे पेड़ बहुत बड़ा हो गया तो उसको दबाना मुश्किल है। कुछ जो एक्सपेरिमेंटल स्कूल जो पौधे के रूप में हो गए, उनको क्रश कर दिया गया, या बैड एलिमेंट्स ने और बैड पॉलिटिशियंस ने उसको कंट्रोल कर दिया, वो फिर मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया, वो फेल हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो ये अच्छे स्कूल भी अपने एग्जिस्टेंस के लिए फाइट करने लगेंगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और नए इस तरह के अच्छे स्कूलों का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और तोतो चांद किताब बच्चा तुमने पढ़ा है, उसका एंड कहां होता है? अमेरिका एटम बम गिराता है जापान पे, और वह स्कूल उस एटॉमिक जो बॉम्बिंग होती है उसमें खत्म हो जाता है। वहां पे वो कहानी समाप्त होती है, और उस टीचर का बच्चा वहां, बेटा वहां खड़ा होकर के उस मलबे को देख रहा होता है। वहां पर ये कहानी खत्म होती है। एक इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट जो शिक्षा के लिए है, आइडियल है, कि हर बच्चा जो रिजेक्टेड है वो बहुत अच्छा हो सकता है, उसकी एंडिंग होती है एक बॉम्बिंग से। और बॉम्बिंग क्या है? इट इज रिजल्ट ऑफ बैड पॉलिटिक्स। अमेरिका ने जब वहां बम गिराने का फैसला किया, इट वॉज ए पॉलिटिकल डिसीजन। तो हमें यह समझना होगा कि
केवल एजुकेशन को सुधार के काम नहीं चलेगा, हमें पॉलिटिक्स को भी सुधारना होगा। जब ये फीलिंग हमें करीब 1999 के आसपास डेवलप अंदर मेरे अंदर होने लगी, तो डायरियों में भी, और फिर मैंने एक नॉवेल लिखना शुरू किया, विन 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 द ऑर्फन डे। एक अनाथ बच्चे को हीरो बनाया। अनाथ बच्चे को इसलिए कि वो ट्रूली धरती के बारे में सोच सकता है, उसका किसी जात किसी धर्म अनाथालय के सामने पड़ा मिला, किसी कोई इज्म नहीं है, उसकी भाषा क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो वो फिर, और उसके अंदर अपनी शक्तियां भी केवल काम आएंगी क्योंकि न कोई सपोर्ट करने वाला है। तो अपनी शक्ति से और सबसे जुड़ाव के साथ, पूरी धरती से जुड़ाव के साथ, प्रकृति से जुड़ाव के साथ वो काम करता है और एक नया रास्ता खोजता है। तो वो रास्ता ये होता है कि जैसे तैरने में हमें बायां हाथ भी चलाना पड़ता है, तो दायां हाथ भी चलाना पड़ता है। उसी तरह से अगर हमको प्रकृति को, समाज को, देश को, धरती को बेहतर बनाना है, तो हमें एक हाथ एजुकेशन के रूप में एजुकेशन को सुधारने में लगाना होगा और दूसरा हाथ पॉलिटिकल सिस्टम को, व्यवस्था को सुधारने में लगाना होगा। जब तक हम व्यवस्था और एजुकेशन दोनों में हार्मनी नहीं आएंगे, तब तक खतरा बना रहेगा। आप एग्री करते हैं? आपके अनुभव भी यही कहते होंगे। तो इसलिए उसके बाद 2010 में ये मेरा अंग्रेजी का नॉवेल पब्लिश हुआ और उसके बाद दोनों के लिए फिर मैंने काम करना शुरू किया। मुझे आज आश्चर्य है कि इतने बच्चों में शिक्षा के बाद क्या क्या हासिल किया जा सकता है वो सब तुमने बताया, लेकिन एक भी बच्चे ने नहीं कहा कि मुझे हिंदुस्तान का लीडर बनना है, मुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है। तुम में जितने बच्चे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर एक में प्राइम मिनिस्टर होने की क्षमता है। और ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो हिंदुस्तान को बेहतर, बहुत अच्छी स्थिति में ले जाए और अब तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उधर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उधर भी ध्यान देने की जरूरत है। और उधर अगर हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें ये बनना है, तो कम से कम एक काम कर सकते हैं कि 8 लाख लोगों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी आजादी के लिए 1857 से 1947 तक, चाहे फांसी के फंदे पर झूल करके, चाहे गोलियां खा करके, उनके क्या सपने थे और उनके सपने क्या आज पूरे हो पा रहे हैं? किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, शिक्षा में तुम लोग बहुत अच्छी यहाँ शिक्षा मिल पा रही, लेकिन क्या 100% भारत के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? तो बाकी जिन पर नहीं मिल रहा है, जो नकल कर रहे हैं गाँव में, उनकी क्या हालत है? क्या शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर सबका हक नहीं है? नदियां क्या हालत है? पॉल्यूशन क्या है? धरती के लिए चिंता नहीं होनी चाहिए? यह सब तभी होगा जब हम अच्छे लोगों को व्यवस्था में भेजेंगे। और अच्छे लोगों को व्यवस्था में भेजने के लिए चुनाव तो है ही। चुनाव में हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, सेवक चुनते हैं, मालिक नहीं। हम प्रजातंत्र कहकर के आपको छाड़ा गया है, ये लोकतंत्र है और जनता मालिक है। लेकिन कौन सी ऐसी किताब है जो शहीदों के सपनों को अपने में संजोए हुए है और हर नागरिक को, हर बच्चे को जानना चाहिए? वो कौन सी किताब है? कौन सी किताब है जो भारत के लिए सर्वोच्च किताब है और जिसको सबको पढ़ना चाहिए? और अगर उसने वो किताब नहीं पढ़ी तो भारत का नागरिक ही नहीं, वो महज भीड़ का हिस्सा है। और वो किताब है भारत का संविधान। हर एक बच्चे को संविधान जानना है। संविधान में पहला मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी है कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। अगर भारत के 135 करोड़ लोग केवल संविधान जान लें तो देश बदल जाएगा। और फिर यहाँ उस तोतो चांद वाले उस किताब का वैसा ट्रेजिक एंड होने की नौबत नहीं आएगी। यहाँ शिक्षा और व्यवस्था दोनों से बदलेंगे। तो अगली बार जब मैं आऊंगा तो आप सब से उम्मीद करूंगा कि आप सब संविधान को ठीक से पढ़े रहेंगे। संविधान की कुछ सरल शब्दों में किताब मैंने लाइब्रेरी में रखवाई भी थी, आज 2-3 किताब और है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। हर बच्चे को पढ़ना है। वादा करते हो?
135 करोड़ लोगों को संविधान जानना है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी लोगों को संविधान पता ही नहीं। फिर अगला लेक्चर जब अगली बार आऊंगा तो संविधान पर ही चर्चा करूंगा, लेकिन आज केवल उसका इंट्रोडक्शन देकर छोड़ देता हूं। और अगर 135 करोड़ लोगों में अधिकांश को संविधान नहीं पता है, वो पता ही नहीं कि वो मालिक हैं, वो अपने को प्रजा माने हुए हैं, सेवक माने हुए हैं, तो हर एक को बताने के लिए व्यवस्थाएं नहीं बताएंगे, क्योंकि वो इंजॉय कर रहे हैं सत्ता को, जो जनता की सत्ता है उसको छीने हुए हैं। किसी पार्टी की सरकार नहीं होती है, किसी व्यक्ति की सरकार नहीं होती, सरकार जनता की होती है। लेकिन सब मीडिया भी वही कह रहा है, वो भी अपने सरकार समझे हुए हैं। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और हम जनता मालिक होने के बावजूद प्रजा जैसा व्यवहार करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में 262 देश हैं, हिंदुस्तान अकेला देश है जहां मालिक का यानी कि जनता का रास्ता रोक करके इन नौकरों को गुजारा जाता है, सेवकों को गुजारा जाता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नर हो, सब के सब नौकर हैं और मालिक जनता है। तो मालिक का रास्ता रोक करके नौकरों कैसे गुजारा जा सकता है? हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में कहीं ऐसा है ही नहीं, लेकिन यहाँ है क्योंकि यहाँ लोग संविधान नहीं जानते, ये नहीं जानते वो मालिक है। तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग संविधान पढ़ने के बाद अगली बार मैं आऊँ, मान लीजिए 2 महीने 4 महीने बाद, तो कम से कम कितने और लोगों को संविधान बताओ? एक कॉलेज में समय नहीं है, 5 मिनट में वो कहानी भी सुनानी है और उसके बाद बात खत्म करनी है। तो एक कॉलेज में, लड़कियों के कॉलेज में 4000 लड़कियां थी, सब बच्चियां सुन रही थी। जब मैंने यही सवाल किया तो एक लड़की ने कहा कि सर मैं 1100 बच्चों को बताऊंगी अगले 1 साल में, या बच्चों नहीं साल में, अपने 1100 लोगों को बताऊंगी, परिचितों को, मित्रों को। तो मैंने पूछा कैसे करोगे 1100? तो उसने कहा जी 3 ही तो रोज हुए, रोज 3 लोगों को फोन करके जैसे भी मिल करके मैं बताऊंगी संविधान के बारे में। तो वो जज्बा होना चाहिए, वो दूसरी आजादी की लड़ाई है कि हमारे इस देश के लोकतंत्र को फिर से पवित्र करना है, मजबूत करना है और हमारी अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था दोनों सामर्थ्य में इसकी हार्मोनी के साथ चले, ये करना है। अब अंत में 3-4 मिनट में वो संक्षेप में वो कहानी जो बचपन में मैंने अपने गांव में सुनी, लेकिन जब दुनिया की सारी भाषाओं की लोक कथाएं बड़े होने पर पढ़ना सीखना पढ़ना जानना शुरू किया, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वो लोक कथा जो मैंने अपने बस्ती जिले के गांव में सुनी थी, वही रूस की भाषा, रूसी भाषा में मिली, ट्रांसलेटेड हिंदी में, अरबी भाषा में मिली, दक्षिण भारत की भाषाओं में मिली और आदिवासी क्षेत्रों की भाषाओं में मिली। तो एक कहानी जो एक व्यक्ति की कहीं कभी किसी के मुख से उपजी होगी, एक गांव से दूसरे गांव, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होते हुए, जब छापे खाने नहीं थे और संचार के सब साधन नहीं थे जो आज हैं, कैसे पूरी धरती पर फैल गई होगी, कितना उसमें तत्व होगा, पावर होगा उस कहानी में कि लोग बिना दूसरे को बताए रह ही नहीं पा रहे हैं। और वो कहानी बड़ी छोटी सी है, संक्षेप में बताता हूँ। 2 चिड़िया, जैसा मैंने अपने गाँव में सुना, तोता मैना बहुत भूखे थे और ढूंढने में उन्हें दाल का दाना मिलता है, सोचते हैं इसको न्यायपूर्वक आधा बांटने के लिए खूंटे में रगड़ते हैं। रगड़ने से वो दाल का दाना तो हिस्सों में बट हो जाता है, लेकिन आधा हिस्सा खूंटे में कोई दरार वगैरह नहीं होगी, वहां फंस जाता है। आधा हिस्सा जो बाहर रहता है उसको मैना लेके उड़ जाती है। अब तोता उसका आधा हिस्सा उसमें फंसा हुआ है, दाने का नहीं निकाल पाता, तो बढ़ई के पास जाता है। जैसा मैंने अपने अवधि में ही अपने गाँव में सुना कि बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल का खाई का पी का ले परदेश नहीं। बढ़ई उसको डांटता है, हट बोले तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरे? अब वो राजा के पास जाता है, राजा बढ़ई डांटो, पूरी बात रिपीट करता है और समय होता है, और डिटेल में बात होती, समाप्त करना है, आप लोगों को जल्दी जाना है। तो आप लोगों के दर्द को मुझे समझना है क्योंकि इस कहानी वहीं ले जा रही है। तो राजा भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बढ़ई क्यों डांटे? रानी के पास जाता है, रानी कहता छोड़ो, राजा ने बढ़ई डांटे। रानी भी डांटती, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम राजा क्यों छोड़ें? फिर वो सांप के पास जाता है, सांप रानी डसो, सांप भी डांटता है। लाठी के पास जाता है, लाठी सांप मारो, लाठी भी डांटता है।
बहुत बच्चों ने सुना होगा ये कहानी, लेकिन उसका एंड देखिए और क्या इंटरप्रिटेशन है, क्यों क्या पावर है इस कहानी की और कैसे पूरी दुनिया में फैल गई, व्यवस्था से इसका क्या जुड़ाव है और हमारी शिक्षा से इसका क्या जुड़ाव है, हमारे भविष्य से इसका क्या जुड़ाव है। आग के पास जाता है, आग लाठी जलाओ, आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है, नदी आग बुझाओ, नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है, हाथी यदि नदी सो लो, हाथी भी डांटता। कहीं कहीं और वर्जन मिलते हैं, तालाब के पास जाता है, नदी भी है, वो तो पॉसिबल। अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग भाषाओं में अलग अलग हो गए। अब हाथी ने भी जब मना कर दिया, उसको झटकार दिया, तब वो रोता हुआ जा रहा है। उसका रोना चींटी सुनती है और चींटी आकर उससे रोने का कारण पूछती है। और जब तोता पूरी बात बताता है तो चींटी कहती है चलो मेरे वश में है, इतना मैं कर लूंगी। और चींटी के वश में क्या है? रेंगना। तो रेंगते हुए हाथी के सूंड में घुसने लगती है। तब हाथी कहता है सूंड में घुसो उसो मत, कोई हमको नदी सोखा होंगे। और जब हाथी नदी सोखने का तैयार हो जाता है, वहां जाता है तो नदी आग बुझाने को, आग लाठी जलाने को, लाठी सांप मारने को, सांप रानी डसने को, रानी राजा छोड़ने को और राजा पढ़ाई काटने को तैयार हो जाता है। उसको दाल का दाना मिल जाता है। अब इस कहानी पर गौर करें। आप लोग जितने बड़े हैं, जब मैं प्राइमरी स्कूल के छोटे बच्चों में जाकर के ये कहानी सुनाने के बाद पूछता हूँ इसमें सबसे ताकतवर कौन है, तो जब वो जोर से बोलते हैं बच्चे और जैसे आपने सब बोला, तो मुझे कितनी खुशी होती है कि सबसे ताकतवर वो चींटी है। और चींटी अपने किस गुण के कारण सबसे भारी है, सबसे ज्यादा ताकतवर है? और सब में क्या गुण नहीं था और चींटी में क्या था जिसकी वजह से सब कर पाए? हाँ, मदद करने की क्षमता या भावना, और जो भी आपके मन में उतर आ रहे हैं सब सही है, लेकिन इसको मोर अप्रोप्रिएट शब्दों में कहना चाहें कि उसमें संवेदना थी। संवेदना अर्थात दूसरे की वेदना को अपनी वेदना जैसा समझना। संवेदना सबसे बड़ी ताकत है और चींटी की संवेदना की वजह से पूरा सिस्टम जो अक्रियाशील था वो क्रियाशील हो गया। जो काम नहीं कर रहा था वो एक चींटी के केवल महज रेंगने से क्रियाशील हो गया। तो अगर हम पूरी संवेदना के साथ जो भी ईश्वर ने हमें शक्ति दी है उसको पूरी संवेदना के साथ, यानी कि सबसे जुड़ाव के साथ, और चींटी की संवेदना केवल अपनी चींटियों, अपनी जाति की चींटियों से या अपने धर्म की चींटियों से नहीं था, वो एक दूसरी प्रजाति तोते के लिए नहीं था। तो वो असली संवेदना होती है जब हमारी संवेदना सबसे जुड़ाव, पूरी धरती पर जो कुछ है सबसे जुड़ाव, उस संवेदना के साथ अगर हम छोटा सा भी काम करते हैं तो बड़े से बड़ा सिस्टम बदल सकता है। तुम्हें से हर बच्चा अगर पूरी संवेदना के साथ जुड़ने जो तुम्हें शक्ति है वो करते रहोगे तो वह एक दिन पता नहीं कौन सा रंग लाएगा, धरती कितनी अच्छी हो जाएगी। इसलिए अपनी संवेदना को बचाए रखना है, जिंदा रखना है। ईश्वर हर बच्चे को अनंत संवेदना के साथ भेजता है, लेकिन ये हमारा सिस्टम असंवेदना भरता जाता है, इनसेंसिटिविटी पैदा करता जाता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ये भी काम है कि वो बच्चों में शिक्षा दे। बहुत अच्छी बात है, शारीरिक क्षमता बढ़ाएं स्पोर्ट्स के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, लेकिन संवेदना जरूर बचाए रखें या बढ़ाने की कोशिश करें। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम है। ये तो चांद का वो टीचर भी कहता था। और तुम्हारे लिए जो कुछ तुम सोचते हो वह सब सच हो जाएगा अगर तुम पूरी संवेदना के साथ ईश्वर ने जो भी तुम्हें शक्ति दी है उसको पहचान के उस दिशा में चलते हो। अपनी संवेदना हमेशा ड्राइविंग सीट पे होती है। उस कहानी में बाहुबल, धन बल, ज्ञान बल, संसाधन बल, सब में इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स थे, राजा रानी खुद थे, लेकिन वह सब अक्षम हुए और सबसे शक्तिशाली हुई वो चींटी, क्योंकि चींटी में संवेदना का होती है। संवेदना हमेशा ड्राइविंग सीट पर होती है। हम कोई काम शुरू ही तभी करते हैं जब संवेदनात्मक रूप से हमें वो चीज पिंच करती है और हम उसके लिए एक्शन के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो हमें अपने संवेदना को बचाए रखना है, पूरी संवेदना के साथ जो ईश्वर ने शक्ति दी है उस तरह करना है। तो हम जो चाहते हैं, तुम्हारे जो जो सपने हैं सब पूरे हो जाएंगे। जैसा तुम अपने को बनाना चाहते हो वैसा बन जाएगा, जैसा देश बनाना चाहते हो वैसा देश बन जाएगा, जैसा समाज और प्रकृति और धरती बनाना चाहते हो वह सब हो जाएगा।
और जिस दिन ये 22,000 बच्चे इस तरह से काम करना शुरू करेंगे तो फिर अद्भुत चीजें होने जा रहे हैं भविष्य में, ऐसे नजारे जो आज तक किसी ने देखे नहीं होंगे इस धरती पर। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से मैं अपनी बात आज खत्म करूं। मेरी गजल का शेर है कि जुगनुओं को मिलजुल कर मुड़ जोड़कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। इतने सारे जुगनू सामने बैठे हैं तो बहुत खुशी हुई तुम्हारे बीच आकर। मन मेरा भी नहीं भरा, शायद तुम्हारा भी नहीं भरा होगा, लेकिन फिर तुमको जाना है तो फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।